नमस्कार दोस्तों। आप में से वो लोग जो नौकरी की तलाश में हैं वो यकीनन ये बात अच्छे से जानते हैं कि इन दिनों नौकरी मिलना, इन दिनों वैकेंसीज निकलना कितना मुश्किल है। वैकेंसीज निकल भी जाती है तो एग्ज़ाम होना कितना मुश्किल है। एग्ज़ाम होते तक के पेपर लीक ना हो जाए, इसकी चिंता कितनी सताती है। उसके बाद अच्छे से पेपर भी हो जाता है, फिर भी रिज़ल्ट आने में कई साल लगते हैं और जो जॉइनिंग है वो और आगे कई साल लटका दी जाती है कभी कभी। तो बीच में लगभग जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं, हमने व्यापम देखा है, एसएससी, रेलवे, जितनी भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होती है हमारे यहाँ, उन सब में एक पैटर्न होता है कि वो एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम्स के लिए नोटिफिकेशन निकालते हैं क्योंकि बेरोज़गारी बहुत हो गई है और नौकरियां उस रेशियो के साथ में मिल नहीं रही है साल दर साल, तो बेरोज़गारों की संख्या बढ़ रही है। तो कोई भी एजेंसी पहले एक वैकेंसीज निकालती है, उसमें कैंडिडेट्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप करते हैं, बहुत सारा पैसा जमा करते हैं क्योंकि फॉर्म फिलअप करने के लिए पैसा लगता है, पोर्टल में पैसा जमा करना पड़ता है सरकार को एग्ज़ाम देने के लिए। तो जब 2 पोस्ट के लिए 2 लाख आवेदन जाते हैं तो निश्चित तौर पर वही 2 लोग उसमें सिलेक्ट होंगे और बाकी के जो है वो सिर्फ एग्ज़ाम देंगे। ये एक पैटर्न लगभग बाकी जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं उन सब में आम बात है। वो बीच में कहीं पेपर लीक करा करके पूरा एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देती है और वही प्रोसेस फिर दोबारा शुरू करती है। दोबारा एप्लीकेशंस निकलते हैं, दोबारा फॉर्म फिलअप किया जाता है, दोबारा पैसे जमा होते हैं और ये सारे का चलते रहता है और जो बेरोज़गार है वो पैसा देते रहता है। तो बाकी एग्ज़ाम्स में हमने देखा है ये पैटर्न है, लेकिन जब सेना में भर्ती की बात आती है, जब आर्मी रिक्रूटमेंट होता है, तो उसमें हम आमतौर पर देखते हैं कि ज़्यादा धांधली की बात जो है, ज़्यादा स्कैम की बात जो है, वो पैसे लेकर के जो पेपर पास कराने वाली जो बात है वो आमतौर पर इस जानी मानी और सम्मानित संस्थान में नहीं होता है। लेकिन जब होता है तो दुख होता है कि ये भी बाकियों की तरह जो है कमज़ोर कर रही है अपनी संस्थान को। बाकी एग्ज़ाम्स का अगर हम साइड कर दें तो आर्मी एक ऐसी संस्थान है जिसमें अगर हम पैसे लेकर के कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं तो निश्चित तौर पर हम कमज़ोर कैंडिडेट्स को चूज़ कर रहे हैं। और आर्मी जैसी संस्थान में जिसका कि सीधा संबंध हमारी राष्ट्र की सुरक्षा से है, तो ये बहुत ख़तरनाक है कि हम उसमें किसी भी तरीके की गुणवत्ता जो है चयनित करने की, उसमें किसी भी तरह का समझौता न करें। फिर भी ये होता है तो बुरा लगता है और उससे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब एक बड़े रैंक का अधिकारी, एक बड़े रैंक के पूरा का पूरा अधिकारी का पूरा जत्था जब साथ मिल कर के ये काम करता है। तो हाल ही में पिछले दिनों ये खबर आई कि बच्चों को, कैंडिडेट्स को पैसे लेकर के भर्ती करवाई जा रही है। अयोग्य होने के बाद भी उन्हें पैसे लेकर के, घूस लेकर के उनका चयन किया जा रहा है, जिसके लिए सीबीआई ने 23 लोगों को नामजद किया है इसमें, जिसमें कि 17, ये मैं बता रहा हूँ कि ये ख़तरनाक क्यों है, ये देश की सुरक्षा से समझौता क्यों है, जिसमें कि 23 लोगों में 17 जो है वो सेना के कार्यरत जवान हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि कोई सामान्य जवान नहीं है, उसमें नायब सूबेदार, सिपाही और बहुत सारे दूसरे छोटे रैंक के अधिकारी है। उससे ज़्यादा बुरी बात यह है कि उसमें 2 मेजर रैंक के अधिकारी भी शामिल है इस पूरे रैकेट में। उससे और ज़्यादा जो ख़तरनाक बात है, जो तकलीफ़ की बात है, वो ये है कि 5 लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी इस पूरे प्रकरण में शामिल रहे हैं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का ये टेस्ट था, एसएसबी का ये पेपर था, जो कि सर्विस सिलेक्शन सेंटर द्वारा करवाया जा रहा था। ये ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट टेस्ट था। ये जनरल ड्यूटी वालों के लिए, जनरल ड्यूटी सेक्शन के जो जवान है उन लोगों की भर्ती के लिए ये टेस्ट करवाया गया था पिछले महीने फरवरी में। और पिछले महीने की ही आखिरी तारीख को, आखिरी में ये
खबर मिली कि कांड किया जा रहा है भर्ती में, जिसमें ये कहा गया कि जितने भी लोग इसमें शामिल हैं सभी ने लाखों में जो है घूस ली इसमें, और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं हर एक ने कम से कम 10 के आसपास जो है कैंडिडेट्स को डील किया इसमें, और उन्हें उनसे पैसे लेकर के उनको जो है एग्ज़ाम क्लियर करवाई। ये मेडिकल का एग्ज़ाम था। इसमें एक मेडिकल का एक पेपर होता है, उसमें अगर कैंडिडेट जो है वो किसी तरीके से भी अनफिट पाया जाता है मेडिकल में, उसे एक मौका दिया जाता है, क्योंकि वो इसके पहले रिटन टेस्ट दे करके आता है और उसके बाद जो फिज़िकल है वो भी बहुत कठिन होता है वो। तो ये सभी चरण पार करके वो अंतिमतः मेडिकल में आता है। तो मेडिकल में जब पहली दफ़ा उसे रिजेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसे एक तय समय तक के अगर जो जांच करता है, जो ये सब परखते हैं, अगर उन्हें लगता है कि एफर्ट लगाने के बाद इसको सेटल किया जा, जो भी मेडिकल कंडीशन है उसे रिजॉल्व किया जा सकता है, तो वो उसे एक पर्टिकुलर वक्त देता है और उस वक्त के बाद उन्हें दोबारा बुलाता है ताकि दोबारा चेक करें, और अगर वो जो कंडीशन है उसको रिकवर कर लेता है तो फिर उसे भर्ती किया जाता है। जो 5 लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी के खिलाफ FIR हुई है, मैं चाहता हूं कि आप लोग उनका नाम भी सुने। इनमें जो सबसे जो मास्टरमाइंड कहे जा रहे हैं इस पूरे प्रकरण का, वो है लेफ्टिनेंट जनरल MVSNA भगवान, ये इनका नाम है। ये आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प में कार्यरत है। उनके बाद है लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेंद्र सिंह, ये सर्विस सिलेक्शन सेंटर में पदस्थ है। उनके बाद है लेफ्टिनेंट कर्नल YS चौहान, ये 6 माउंटेन डिवीज़न ऑर्डिनेंस यूनिट बरेली में पदस्थ है। उसके बाद है लेफ्टिनेंट कर्नल सुखदेव अरोरा, ये जॉइंट डायरेक्टर DG रिक्रूटिंग न्यू दिल्ली में पदस्थ है। उनके बाद है लेफ्टिनेंट कर्नल विजय, ये ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर है GTO, इनका सिलेक्शन सेंटर है साउथ बेंगलुरु। तो ये सभी वो बड़े रैंक के अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता न हो, और वही जब इस तरह की घटनाओं में सम्मिलित पाए जाते हैं तो ये वाकई में चिंताजनक है। इसके बारे में गंभीरता से जांच निश्चित तौर पर की जानी चाहिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। आज समझ लीजिए ये एक पैटर्न की तरह है। वो उन्होंने आज पैसा लिया है सिर्फ एक पेपर लीक कराने के लिए, कल उन्हें कोई और पैसा देगा तो वो देश की जो अंदरूनी इन्फॉर्मेशन है, जो एकदम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो दुश्मनों के हाथ पहुंच कर के बहुत हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है, वो इन्फॉर्मेशन भी किसी रोज़ ये दे सकते हैं। तो ये चलन जो है ये बहुत ख़तरनाक है। इन सब को लेकर के देश भर में अलग अलग जगह पर छापेमारी की गई जब ये प्रकरण सामने आया तो, और उसमें बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर हुए हैं इस प्रकरण को लेकर के। और जांच के दौरान FIR में दर्ज लोगों के यहाँ जब छापे मारे गए, में से बहुत लोगों ने ये एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ उन्होंने पैसा लिया है और लाखों में पैसा लिया है, और हर एक ने लगभग 10 के आसपास जो कैंडिडेट है उनसे पैसा लिया है। तो इस पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साफ तौर पर ये कहा है कि किसी भी कल्प्रिट को बख्शा नहीं जाएगा, और मिनिस्ट्री के पास बोलने को कुछ है भी नहीं। प्रकरण जब होते हैं तब वो ध्यान नहीं देती, जब सामने आते हैं तब वो कहती है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। सब प्रकरणों के बाद एक चीज़ तो स्पष्ट है कि इस देश में नहीं, इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। 100% कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। सेना के लिए सम्मान है, निश्चित तौर पर सेना है तभी हम हैं। वो सरहदों पर तैनात है, अपनी जानें देती है हमारे सुरक्षा के लिए, तभी जाकर के हम यहाँ देश चला पाते हैं अंदर। सबसे बाहरी सुरक्षा है हमारी, जो कि हमें बाहरी खतरों से सुरक्षा देती है, और ये बहुत ज़रूरी है। हम सम्मान भी है, निश्चित तौर पर वो काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करते हैं हम इस सर्विस के लिए, जो ताउम्र वो हमारी सुरक्षा के लिए सरहद पर रहते हैं। वी ऑल रिस्पेक्ट। बट अभी पिछले दिनों जो है
राजनीति इन संस्थाओं की बड़ी हुई। सेना अभी तक के राजनीति में उस कदर इस्तेमाल नहीं की जाती थी जितनी पिछले दौरान इस्तेमाल की गई। हालांकि ये होना नहीं चाहिए, ख़तरनाक है, जिसके परिणाम भी कुछ निकले और नुकसान भी हुआ। इसमें सेना का भी बहुत नुकसान हुआ। कुछ दुर्घटनाएं भी आपको पिछले दिनों की बहुत अच्छे तरीके से याद होगी कि किस कदर इस्तेमाल किया गया या फिर हुआ या फिर जांच नहीं हुई, जो भी है। आप समझ रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो राजनीति हर किसी चीज़ का इस्तेमाल करती है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है। तो कम से कम सेना को राजनीति से दूर रहना चाहिए। ये प्रकरण बताते हैं कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। इसके साथ ही अंदरूनी जो अफराद हैं वो भी समय समय पर बाहर आते रहते हैं। हम खबरें अगर हम सर्च करें गूगल पर तो अनगिनत से किस्से मिल जाएंगे सेना के भीतर रेप के प्रकरणों के, सेना के भीतर फेक एनकाउंटर जो होते हैं सेना के, उन पर पूरी एक खबर मिल जाएगी। जो हैरेसमेंट होता है सेना के भीतर, जो बड़े अधिकारी होते हैं वो अपने से जूनियर अधिकारियों पर, वो महिला हो या फिर पुरुष हो, उन पर जो हैरेसमेंट करते हैं उनके भी केस लगातार आए हैं। कई बहुत बड़े अधिकारी भी कई बार निलंबित किए गए हैं ऐसे प्रकरणों में दोषी पाए जाने पर। ह्यूमन राइट वायलेशन का बहुत बड़ा इशू है, ख़ासतौर पर उस जगह जहां पर आफ्सपा लगा हुआ होता है। आफ्सपा ये आर्म्ड फोर्स स्पेशल पुलिस एक्ट है। ये डिस्टर्ब्ड इलाकों में लगाया जाता है। जिस इलाके में आफ्सपा लगा होता है वहां पर ये भी बात लोगों में सामान्य है कि वहाँ की सेना बेलगाम तरीके से, क्योंकि वो कानून के ज़रिए इस अलाउंस में रहती है कि वो कुछ भी कर सकती है वहाँ पर। तो ये खबर भी उन जगहों पर आम है जहाँ पर ऐसे कानून लगे हुए होते हैं कि सेना मेडल के लिए नागरिकों की जान लेती है और बहुत सी चीज़ें फिर ख़ास तौर पर उस जगह जहाँ पर आस्पा लगा होता है उस जगह होती है। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे कि ये आस्पा क्या चीज़ है। इसके इतर हमने पिछले दिनों देखा, अभी पिछले ही दिनों कुछ खबर आई थी कि राजस्थान के एक सैनिक पाकिस्तान के साथ भारत की कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है उसे शेयर करते हुए अरेस्ट किया गया था। तो ऐसा हुआ है। इसके पहले भी बहुत सारे सेना के सैनिक हैं जो इस तरह की ख़तरनाक चीज़ों को करते हुए अरेस्ट किए गए हैं। जो लोग इन फोर्सेस से क्लोज होंगे तो वो ये जानते होंगे कि जो बड़े अधिकारी है, हर जगह नहीं लेकिन ये बहुत जगह ये चलन है कि जो बड़े अधिकारी है वो आमतौर पर छोटे अधिकारियों से ज़्यादा सुविधा प्राप्त करते हैं, ज़्यादा ऐशो आराम प्राप्त करते हैं और उन्हें एक तरीके से बाकी पूरी सेना से अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत आलीशान उनका देख रेख होती है। तो ये एक तरीके से उन्हें जो जूनियर्स जो अधिकारी है उन अगर सोचा जाए, हालांकि सोचते नहीं हैं, वो जूनियर्स रिस्पेक्ट करते हैं कि सीनियर्स जो है वो काफ़ी मेहनत के बाद आए हैं और कभी ऐसा नहीं होता कि कोई खुलकर इस बारे में बोलता है। लेकिन उनसे जूनियर्स को एक तरीके से छोटा कम आका जाता है, जो कि ये भी गलत बात है। और ख़ास तौर पर जो सैनिक है वो बड़े अधिकारियों के गुलाम तो निश्चित तौर पर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी घर के हो या फिर कोई फंक्शंस हो या फिर कोई भी तरह का काम हो तो बड़े अधिकारी जो है वो अपने से जूनियर अधिकारी को बताते हैं, वो अपने से जूनियर अधिकारी को बताते हैं और ये चलन चलते रहता है। और ये है वाकई में सेना में है जिस पर बात होनी चाहिए। आमतौर पर जो काम है कैंपोस के जहाँ पर वो रहते हैं वो नॉर्मल बात है, लेकिन जो बड़े अधिकारी है वो उन सैनिकों से घर के काम करवाते हैं। ये नौकरों की तरह उन्हें ट्रीट करना ये बहुत गलत है, इस पर बात होनी चाहिए। तो कोई भी परफेक्ट नहीं है और ये सामान्य बात है। इंसान कभी भी 100% प्योर नहीं हो सकता, गलतियां उससे होती है निश्चित तौर पर। और उससे भी अच्छी बात तब ये होती है जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने से जो है हमें अपनी कमियों का बखूबी जानकारी होती है और हम उसे फ्यूचर में दुरुस्त करते हैं, जिससे कि भविष्य में
हम ही मजबूत होते हैं। लेकिन जो सरकार का रवैया है ये बहुत ही अलग है इस विचार से। वो अगर कोई भी कमज़ोरी सेना में अगर दिखाई जाती है, कोई भी अगर गड़बड़ी सेना में दिखाई जाती है, तो वो उसे एक्सेप्ट करके, उसे डील करके, उसे सुधारने के बजाय एक तरीके से उसे हाइड करते हैं, एक तरीके से उसे रिजेक्ट करते हैं, वो इग्नोर करते हैं कि और इसे एक तरीके से जिसने ये हिम्मत किया है, वो वीकनेसेस है, उसे बाहर नॉलेज में या फिर लाइट में लाया है, तो वो उसे ही एक तरीके से एक्यूज करते हैं कि कॉन्फिडेंशियल है, ये नहीं होना चाहिए, सेना की बात जो है समाज में नहीं आनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर नहीं आनी चाहिए। सेना एक बहुत ही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई संस्थान है, तो उसमें बहुत सी जो इंफॉर्मेशंस है वो लीक हो सकती है, तो नहीं आना चाहिए निश्चित तौर पर। लेकिन जब ऐसी कोई जानकारी आती है जहाँ पर सैनिक शिकायत करते नज़र आते हैं कि राशन में भ्रष्टाचार हुआ है, दाल की जगह पानी मिल रहा है, रोटी ख़राब है, खाना ख़राब है, तो इन सब में बात होनी चाहिए। जहाँ सैनिक की एक्यूज्ड करते हैं, सैनिक के इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनसे घर का काम करवाया जाता है, तो इन पर भी बात होनी चाहिए। हम उस पर डील करने के बजाय उसे रिजेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो वीकनेसेस है वो अंधेरे में रह करके और डेवलप होती है, जिसके कारण अल्टीमेटली फ्यूचर में हम ही कमज़ोर होंगे और इससे राष्ट्र की सुरक्षा पर असर पड़ेगा। इसे इस तरीके से समझिए कि समझ लीजिए आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर वो सिगरेट पीने लगा है, मतलब जो गलत चीज़ों का सेवन है वो अगर लेने लगा है, तो उसकी जानकारी आपको मिलने पर यकीनन आप उसे इग्नोर नहीं करेंगे, आप तत्काल उससे डील करेंगे, है ना। उससे डील करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, जो हुआ ठीक है, और उसके बाद कैसे उसे बेटर किया जा सकता है, कैसे उसका फ्यूचर सिक्योर किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे, जिससे कि आपका और उसका दोनों का फ्यूचर स्टेबल होगा। लेकिन जो चलन सरकार अपनाती है वो निश्चित तौर पर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई इशू अगर लाइट में आता है तो उसे डील करना चाहिए, ना कि उससे भागना चाहिए। सेना में एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि वो शुरू से, क्योंकि पुरुष प्रधान हमारा मुल्क है, तो उसमें शुरू से महिलाओं की जो भागीदारी है उस पर एक तरीके से महिलाओं को सेना में जो भर्ती है उससे दूर रखने की कोशिश की जाती है। आप हाल ही में आपने सुना होगा कि परमानेंट कमीशन जो महिलाओं को मिलना था, उसे रोकने के लिए सरकार ने भरसक पूरी कोशिश की। हालांकि अदालत के फैसले के बाद उसे मानना पड़ा और महिलाओं को जो है सेना में परमानेंट कमीशन मिला। अब वो एक कमांडिंग ऑफिसर बन सकती है, कमांड दे सकती है, अपनी योग्यता को जाहिर कर सकती है। इस पूरे अपोज करने के दौरान जो सेना के तरफ से रिप्रेजेंट आते थे, जो सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेटर आते थे, जो वकालत करते थे सरकार और सेना के पक्ष का, वो यूं तो बहुत सारे कारण गिनवाते थे। उनमें एक जो मुख्य कारण है वो ये भी गिनवाते थे कि वो ये बता रहे हैं सेना अदालतों में कि जो सेना का कल्चर है, जो सेना का रवैया है, वो किसी महिला का जो ऑर्डर है वो सुनने में संकोच महसूस करेगा। वो किसी महिला का जो ऑर्डर है वो मानने से इनकार कर सकते हैं। वो उन्हें इस चीज़ को यूज़ टू नहीं है, मानना पड़ेगा निश्चित तौर पर, लेकिन वो इससे अपने आप को छोटा समझेंगे और जिससे कि इन्वायरमेंट जो है सेना का वो ख़राब होने की बात सरकारी और सेना के पक्ष से बोलने वाले वकील करते हैं। तो आप समझिए कि वो एक तरीके से सेना की मेंटेलिटी बता रहे हैं कि वो महिलाओं से किस कदर विरोध करते हैं, मतलब किस कदर उन्हें छोटा समझते हैं कि उनसे ऑर्डर तक लेना, अगर योग्य वो है उसके बाद भी उनसे ऑर्डर लेना वो वाजिब नहीं समझते। तो ये एक तरीके से अदालत में वो जो रिप्रेजेंटेटर्स है सेना और सरकार के, वो एक तरीके से सेना को बदनाम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सेना की मानसिकता इतनी छोटी नहीं हो सकती कि वो महिलाओं को छोटा मानकर उन्हें अपने से दूर रखे, उनकी योग्यताओं को निखरने का मौका ही न दे। निश्चित तौर पर सेना इतनी छोटी सोच की नहीं हो सकती।
ये जो जितने प्रकरण जो हमने देखे, अभी जो पेपर लीक का जो मामला था, उसमें ऐसे अनेकों मामले को लेकर के सेना के भीतर ही बहुत से सख्त कानून है। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो ये कहते हैं कि अगर कोई भी गलत काम सेना में कार्यरत रहते हुए किसी सैनिक के द्वारा किया जाता है तो उसे जो दूसरा वक्त है उसका जो नॉर्मल वाला है उसकी तुलना में ज़्यादा सख्त सजा दी जाएगी। कानून है इंडियन आर्मी एक्ट के क्लॉज 36 में ये कही गई है। ये एक तरीके से सैनिकों को निस्वार्थ भाव से पूरे समर्पण से ईमानदारी से काम करने के लिए एक तरीके से कानूनी प्रेशर भी अप्लाई किया जाता है, जो कि मेरे हिसाब से तो ठीक है, होना चाहिए, क्योंकि उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हम किसी प्रकार का नहीं कर सकते, किसी प्रकार का कोई ढिलाई एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ये ठीक है। बहुत सारे कानून बड़े सख्त है जिसका डर निश्चित तौर पर रहता है और सभी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि बड़े ख़तरनाक है और वो एक तरीके से सैनिकों को इजाज़त देते हैं, एक तरीके से परमिशन देते हैं कि लोगों का असॉल्ट किया जाए, मतलब सिटीजन्स की जान ली जाए। एक तरीके से बड़ा फेवर करते हैं बहुत सारे कानून, ख़ास तौर पर अभी जिसका हमने जिक्र किए थे आफ्स्पा जो कानून है ये बड़ा ख़तरनाक है। आफ्स्पा का सेक्शन 4 जो है वो जिस भी एरिया में आफ्स्पा जैसा कानून लगा हुआ होता है उस एरिया में वहाँ के सैनिकों द्वारा की गई किसी भी हरकत को आप किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक कि केंद्र सरकार की तरफ से उसे अप्रूवल न मिले, उस कार्रवाई को अप्रूवल न मिले। इसके बावजूद सेना ये चाहती है कि उन्हें जो FIR है उसमें भी रियायत दी जाए, जो जांच है उसमें भी रियायत दी जाए। सेना ये चाहती है कि जो सिविल सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट का जो एक्ट है, जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 है, जिसका सेक्शन 17 ये कहता है कि सेंटर गवर्नमेंट के कंसर्न के बिना उन पर किसी भी प्रकार की कोई जांच या फिर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती किसी भी पुलिस द्वारा, किसी भी कानून द्वारा। तो उस तरीके का ये एक तरीके से सेना के अधिकारी भी, सेना के लोग ये कानून अपने लिए भी मांग करते हैं। आफ्स्पा जहाँ पर लगा हुआ होता है वहाँ उन्हें अलाउड होता है कि शूट टू किल का उन्हें परमिशन वो कानून देता है कि वो किसी पर भी गोली चला सकते हैं, मार सकते हैं उन्हें। 5 लोगों से ज़्यादा की अगर गैदरिंग है और उनके पास कोई भी हाथ में या फिर आसपास उनके पास कोई भी ऐसा चीज़ पाई जाती है, हथियार नहीं लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ पाई जाती है जिससे कि हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो उन पर फायर कर सकते हैं। उसके साथ ही आफ्स्पा में और भी दूसरे कानून है जो ह्यूमन राइट है, जो सबसे बड़ा है, राइट टू लिव का जो सीधे तौर पर उल्लंघन करते हैं। राइट टू लिव दरअसल एक जो बेसिक राइट्स है, सबसे कहना चाहिए कि सबसे ज़रूरी जो राइट है उसका वायलेशन करते हैं कहीं ना कहीं, और इस पर बात होनी चाहिए। आफ्स्पा में बहुत सारे ऐसे कानून हैं, ऐसी धाराएं हैं जो ऐसे प्रावधान है जो कि निश्चित तौर पर सेना के सैनिकों को भी एक तरीके से बेलगाम करते हैं। बेलगाम कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती है, ना चींटी से लेकर हाथी तक के कोई भी बेलगाम नहीं होना चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक देश है तो हर चीज़ कानून से होती है, तो हर किसी पर एक कानून का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। वो सरकार हो या फिर कोई कर्मचारी हो, आप हो या मैं हूँ, हर किसी पर एक कानून की जिम्मेदारी ज़रूर होनी चाहिए, जवाबदेही ज़रूर होनी चाहिए। बेलगाम तरीके से हम देखते हैं कि सरकारें किस तरीके से काम करती है, तो ये एक तरीके से घमंड हम में आ जाता है और फिर हम फैसले लेने से पहले सोचते नहीं हैं। ये तो आप बखूबी जानते हैं कि फैसले लेने से पहले सोचा नहीं जाता अगर बहुत ज़्यादा सख्ती किसी को दी जाती है। तो यहाँ आफ्स्पा लगा होता है, वहाँ के सैनिक किसी भी नागरिक को गिरफ्तार कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर समय के पहले उन्हें उस रेसिडेंट को जो सबसे करीबी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर पेश करना होगा या फिर उन्हें हैंड ओवर करना होगा। तो वो जो पर्टिकुलर टाइम जो लिखा हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का कोई फिक्स टाइम नहीं दिया गया है। इसके कारण ये भी खबरें आमतौर पर ये रहती है जिस जगह पर ये कानून अप्लाई होता है कि
सेना द्वारा किसी को गिरफ्तार करके बेहिसाब दिन तक के उस पर असॉल्ट हुआ या फिर उसे मार करके उसे मार भी दिया गया, तो ये भी होता है। वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी को भी कितने भी वक्त तक अपनी कस्टडी में रख सकते हैं। तो ये होता है आफ्सपा में, जो कि इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आफ्सपा का जो कानून है वो सबसे पहले असम और मणिपुर में इम्प्लीमेंट किया गया था, वहाँ के जो नागा मिलिटेंट थे उन्हें कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद 1972 के अमेंडमेंट के बाद ये 7 स्टेट में और इसे विस्तार किया गया, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। यही कानून पंजाब में 1985 से लेकर के 1994 तक इम्प्लीमेंट रहा, जो कि वहाँ के मिलिटेंसी को कंट्रोल करने में जिसने मदद की, और फिर आखिरकार 1994 को इसे हटाया गया। जम्मू कश्मीर में बात करें तो आपने निश्चित तौर पर सुना होगा कि आफ्सपा वहाँ पर लगा हुआ है, और वहाँ के नागरिक भी जो है, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस जो है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो पब्लिक के, वो भी ये मांग लगातार करते हैं कि आफ्सपा जैसा कानून हटाया जाए जो बेलगाम करता है सैनिकों को कुछ भी करने के लिए। तो ये नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आफ्सपा 1990 से अभी तक लगा हुआ है। केंद्र या फिर राज्य सरकार द्वारा किसी एरिया को डिस्टर्ब जब वो घोषित करती है तब आफ्सपा लगाया जाता है, और ये किसी भी तरीके के जांच का जो दायरा है ये बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू होता है। इस पर किसी प्रकार का कोई हम मुकदमा नहीं कर सकते, अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। तो ये सीधे तौर पर सरकार पर निर्भर है, केंद्र और राज्य की, कि वो किसी एरिया को डिस्टर्ब घोषित करके उसमें आफ्सपा लगा दें। आफ्सपा का जो सेक्शन 4 जो हमने अभी बात किया, वो शूट टू किल का परमिशन देता है सैनिकों को, जो कि ह्यूमन राइट्स जो है, बेसिक राइट टू लिव का बहुत बड़ा उल्लंघन है। ये नहीं होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन एक तरीके से पूरी दुनिया को रिस्ट्रिक्ट करती है लीथल जो फोर्स है उसे यूज़ करने के लिए। आफ्सपा एक तरीके से उस एरिया के जितने भी जवान हैं उन्हें ये परमिशन देती है कि दुनिया के किसी भी कानून से परे वो अपना काम कर सकते हैं। वो उन्हें जिस तरीके से वो लगता है वो काम कर सकते हैं। इस कानून में ये जो प्रावधान दिए गए हैं, जो कि असेंबली और वेपन की बात करते हैं, 5 लोगों से ज़्यादा असेंबली अगर होती है तो उन पर अटैक किया जा सकता है, उन पर उन्हें डिस्पर्स किया जा सकता है, उन पर हमला किया जा सकता है। और इसमें कहा गया है कि उन असेंबलियों में जो गैदरिंग है उनके पास अगर ऐसा कोई भी सामान मिलता है जो कि वेपन की तरह यूज़ किया जा सकता है तो भी उन पर अटैक किया जा सकता है। अटैक करने का ये अलाउंस देती है। तो लेकिन इसी कानून में जो 2 वर्ड है असेंबली और वेपन, असेंबली की डेफिनेशन इस कानून में नहीं दी गई है, वेपन की डेफिनेशन इस कानून में नहीं दी गई है। तो इस कानून में बहुत सी चीज़ों का स्पष्टीकरण एक सटीक तरीके से सैनिकों को भी बताने की ज़रूरत है। बहुत से चीज़ों का जो स्पष्टीकरण है इस कानून में नहीं है, जिसके कारण सैनिक भी हो सकता है असमंजस में रहते हैं और कई बार उनसे गलतियां हो जाती है। यूनाइटेड नेशन के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राष्ट्र के अपने देश के भी बहुत सारी कमेटी और संगठनों की ये मांग है कि आफ्सपा कम से कम ये कानून हटाया जाए, क्योंकि ये खतरनाक है। ये ह्यूमन राइट वायलेशन है उस एरिया के रहने वालों के लिए जिन पर आफ्सपा लगाया जाता है। इसे इग्नोर करके अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे बचाने के बजाय इसको एक्सेप्ट करके इसके साथ डील करनी चाहिए और इसे बेटर करना चाहिए। उम्मीद है आज के वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज का वीडियो यूं तो आर्मी रिक्रूटमेंट में स्कीम पर था जो धांधली हुई है, लेकिन हालांकि फिर हम आफ्सपा
तक चले गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ जानकारी मिली होगी। निश्चित तौर पर आपका वक्त लगा, लेकिन आपकी जानकारी भी मिली होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को सब्सक्राइब या फिर लाइक आप चाहे ना करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि औरों को भी अगर इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव है तो वो जानकारी उन्हें मिल सके। धन्यवाद।